नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। हंगामा तो मच गया है। पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया का शोर है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, जापान से लेकर रशिया तक, दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया गया। चंद्रयान और नरेंद्र मोदी की तस्वीर हर जगह छपी है। चुनाव में करीब 190 दिन बाकी हैं। जनता का मूड क्या है, यह तालियों की गूंज से समझ आता है। एक दिन में अखबारों की हेडलाइन बदल गई। चांद पर हिंदुस्तान का पहुंचना इस लम्हे को चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर मोमेंट कहा जा रहा है। जो लोग मोदी को गाली देते हैं, मोदी के काम में कमी निकालने के लिए माइक्रोस्कोप लगाकर बैठे रहते हैं, उन्हें ढूंढने पर भी मोदी की कमी दिखाई नहीं देती। उन्हें भी तारीफ ही करनी पड़ी। ऐसे लम्हे पर भी राहुल गांधी कैसे चूक गए? ममता बनर्जी के मुंह से ऐसा क्या निकल गया जो 2024 तक याद रहेगा? मोदी विरोधी टीम भूतकाल में जी रही है। मोदी की टीम वर्तमान का हाल दिखा रही है और फ्यूचर बता रही है। फर्क यही है। 2023 में नेहरू के नाम पर या नेहरू के काम पर वोट नहीं मिलेगा, यह बात कांग्रेस को अभी तक समझ नहीं आ रही। कांग्रेस की यही मिस्टेक मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना सकती है। कैसे, ये समझिए। दुनिया का सबसे बड़ा लीडर कौन है, आज पता चल गया। कौन सबसे निडर है, कौन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, कौन असली एग्जीक्यूटर है और कौन अल्टीमेट विनर है, यह भी पता चल गया। आज दुनिया किसी और लीडर की बात नहीं कर रही, सिर्फ एक लीडर का नाम ले रही है। वर्ल्ड स्टेज पर न अमेरिका, न रूस, न चीन, बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक की, यानी हिंदुस्तान। इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यह 136 साल पुराने अफ्रीकी अखबार की गुरुवार की हेडलाइन है। नीचे बाईं तरफ चंद्रयान 3 है, दाईं तरफ मोदी है। मोदी ने अखबार का यह पन्ना ब्राजील के राष्ट्रपति को दिखाया, चंद्रयान 3 की कामयाबी का किस्सा सुनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर चंद्रयान, वॉशिंगटन पोस्ट के पहले पन्ने पर हिंदुस्तान, फ्रेंच अखबार ले मोंडे पर भारत की बात, ग्रीस से छपने वाले अखबार कैथ मरीनी पर चंद्रयान, भारत के प्रधानमंत्री का नाम, ग्रीस से छपने वाले दूसरे अखबार ता नया पर मोदी की बात, चंद्रयान की ही छाप। यही एक लीडर की निशानी है। जब वो लीड करता है तो दुनिया उस लीडर को फॉलो करती है, उस देश के पीछे पीछे चलती है। दुनिया के बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष भी मोदी को देखकर इंडिया इंडिया ही करते हैं, तालियां ही बजती हैं। Prime Minister Narendra Modi, the Prime Minister of India. Yesterday we congratulated India for landing a lunar model on the moon. इस फ्रेम पर गौर किया आपने? Prime Minister Narendra Modi. जब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने मोदी को बधाई दी I asked him this morning whether the lunar module. तो गौर से देखिए, मोदी की दाईं तरफ बैठे चाइनीज राष्ट्रपति को भी ताली बजानी पड़ी। यानी जब दुश्मन देश का राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के पीएम के सम्मान में ताली बजाए तो समझ लीजिए इंडिया बिल्कुल राइट ट्रैक पर है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर बात में भारत को कोसने वाला पाकिस्तान आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद लाहौर की सड़कों पर खड़े होकर केक नहीं काटता, इंडिया यू रॉक का नारा नहीं लगाता। इंडिया यू रॉक, एग्जैक्टली यू रॉक और बहुत होना लाइव शायद। अगर मोदी की लीडरशिप में
धरती से लेकर चांद तक भारत अपनी धाक न जमाता तो पाकिस्तान के डॉन न्यूज पर यह हेडलाइन न छपती। इस्लामाबाद पोस्ट यह न लिखता इंडिया ऑन द मून। पाकिस्तान का द न्यूज इंटरनेशनल चंद्रयान 3 की तस्वीर न छापता। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। मोदी की लीडरशिप का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन अफसोस जब पूरी दुनिया भारत और भारत के प्रधान के पीछे खड़ी है, उस वक्त भी कांग्रेस मोदी के पीछे पड़ी है। मोदी को नीचा दिखाने के चक्कर में विरोधी अब देश को ही नीचा दिखाने पर तुले हैं। सबूत देखिए, YouTube पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग ने इतिहास रच दिया। 80 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ सॉफ्ट लैंडिंग की लाइव तस्वीरें देखी। लेकिन मोदी से स्कोर सेटल करने वाले इकोसिस्टम ने यह फैलाया कि लाइव स्ट्रीमिंग पहले 72 लाख लोग देख रहे थे। मोदी की स्पीच शुरू होते ही नंबर्स घट गए। 29 लाख लोग मोदी को सुनना छोड़कर निकल गए। यह सिर्फ एक सैंपल नहीं है, ऐसे हजारों पोस्ट हैं जिनमें मोदी को सिर्फ इसलिए गाली दी गई क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से साउथ अफ्रीका से चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव तस्वीरें देख रहे थे। अब कुछ शब्दों पर गौर कीजिए। एक हैंडल ने लिखा, मोदी क्रेडिट लेने पहुंच गए। दूसरे ने लिखा, मोदी हर जगह क्रेडिट लेने चले आते हैं। तीसरे ने लिखा, मोदी को हर जगह फुटेज खाना है। कांग्रेस से जुड़े लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया। चौथे ने लिखा, 2008 में मनमोहन सिंह कैमरे पर नहीं आए, 2023 में मोदी क्यों आ गए? मोदी पीएम है या पीआर मंत्री? ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया। मोदी ने एक लीडर के तौर पर, देश के मुखिया के तौर पर चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों को संबोधित किया। विरोधियों को यह भी रास नहीं आया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने फैलाना शुरू कर दिया, मोदी अपने मन की बात सुनाते गए, खुद ही अपनी गाल बजाते गए। मोदी पर यह टारगेटेड अटैक हर तरफ से हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता भी कूदे, उन्होंने भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। लालू की पार्टी के हैंडल से भी अनाप शनाप लिखकर फैलाया गया, बेफिजूल की बातें लिखी गईं। एक ट्वीट से चैन नहीं मिला तो दूसरा ट्वीट, फिर तीसरा ट्वीट। ऐसे ऐतिहासिक मौके पर भी विरोधियों ने मोदी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। क्या क्या नहीं लिखा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, ये सारे ट्वीट्स अभी भी इनकी टाइमलाइन पर मौजूद हैं। विरोधियों ने एजेंडा क्या चलाया? एजेंडा यह चलाया कि मोदी को क्रेडिट लूटने वाला डिक्लेयर कर दो, मोदी को बदनाम कर दो। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि हुआ बिल्कुल उल्टा। प्रधानमंत्री ने जब स्पीच दी तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की बात की, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की बात की, देश के 140 करोड़ लोगों की बात की। अब ऐसे में सवाल यह है कि फिर क्रेडिट वॉर किसने शुरू किया? इसका जवाब कांग्रेस के अलग अलग हैंडल्स पर है। चलिए एक एक करके दिखाते हैं। मोदी चांद तक पहुंच गए। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लैंड करा डाला, रोवर को बाहर निकाल डाला। लेकिन कांग्रेस अभी भी नेहरू से आगे नहीं बढ़ पाई है। मोदी के खिलाफ पोस्टर ही बना रही है। चंद्रयान को आर्ट, नेहरू को आर्टिस्ट बताना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मोदी पर क्रेडिट लूटने का आरोप लगाने वाले 24 घंटे से खुद की क्रेडिट लेने में बिजी हैं, नॉनस्टॉप क्विज खेल रहे हैं। कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर ईंट वाली फोटो घुमा रही है। उस ईंट के ऊपर इसरो का पुराना नाम चिपका रही है, नीचे नेहरू का नाम लिख रही है। सोनिया गांधी बधाई संदेश भेजती हैं,
तो उसमें अर्ली 60s वाली लाइन दिखती है। प्रियंका ट्वीट करती हैं तो पहली लाइन में 1962 लिखती हैं। राहुल कांग्रेचुलेट करते हैं तो वो भी आखिरी लाइन में 1962 ही फिट करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बयान जारी करते हैं तो वो भी पंडित नेहरू को ही याद करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की फौज भी नेहरू को ही इसरो की कामयाबी का पूरा श्रेय देने लगती है। ये इसरो की, हमारे वैज्ञानिकों की अथक मेहनत, जज्बा, जुनून आज इस बुलंदी पर हमें पहुंचा दिए हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो इसरो ने इस तरीके की ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है, उस यात्रा शुरुआत हुई 1962 में। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू, होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो सपना देखे थे, जो सपना देखी थी, उसके ही नतीजा ये हुई कि आज चंद्रयान चांद की सतह पर पहुंचे हैं। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से हुआ यह ट्वीट देखिए। इसमें इसरो के सफर की व्याख्या की गई। 62, 63, 69, 75, 94, 2008, 2013 सबका जिक्र किया गया, लेकिन इस ग्राफ में कहीं भी 2003 का जिक्र नहीं है। सवाल है क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि चंद्रयान प्रोजेक्ट का ऐलान 2003 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी यानी एनडीए की सरकार ने किया था? सबूत के तौर पर पीएम ऑफिस की तरफ से जारी वाजपेयी जी के बयान का वो हिस्सा आपके सामने है, जिसकी पहली लाइन में ही लिखा है, चंद्रयान 1 मिशन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। सच यह है कि मोदी की अप्रोच इंडिया को न्यू हाइट्स पर ले जाने की है, जबकि विरोधियों की सोच अभी भी पुरानी है। कांग्रेस पंडित नेहरू को याद करे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये सब जानते हैं कि इसरो को खड़ा करने में पंडित नेहरू का अहम योगदान है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, मगर उसकी आड़ में मोदी को टारगेट करने का मानो फैशन चल पड़ा है। दुर्भाग्य देखिए, चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पूरी दुनिया भारत को बधाई संदेश भेज रही है। आर्मेनिया के पीएम, यूएई के राष्ट्रपति, स्पेन के पीएम, मेडागास्कर के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, हर किसी ने मोदी को टैग करके चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के लिए संदेश भेजा है। दुनिया के अखबारों में इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली हेडलाइन बन रही है। भारत में बैठे मोदी विरोधी इसी बात से इतना चिढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका, मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। कांग्रेस अभी भी परिवार पर ही अटकी है, जबकि मोदी तो सूरज तक पहुंचने का प्लान रेडी किए बैठे हैं। अब आप सोचेंगे कि इसरो की कामयाबी के बाद अचानक से कांग्रेस ने क्रेडिट वॉर लेना क्यों शुरू कर दिया। कांग्रेस हेडक्वार्टर में जश्न के वक्त भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसरो के वैज्ञानिकों का नहीं, पंडित नेहरू की ही फोटो क्यों लगाई? इसका जवाब यह है
कि विरोधी मोदी को देखना तक पसंद नहीं करते। चंद्रयान 3 को चांद पर उतरते हुए पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही थी। मोदी भी लाइव जुड़े हुए थे, विरोधी भी उन तस्वीरों को देख रहे थे। चांद पर फतह करने के बाद जैसे ही मोदी के हाथ में तिरंगा लहराया, मोदी के विरोधियों को न चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर ताली बजानी पड़ी। और इसी के बाद यह तय हुआ कि अब पंडित नेहरू की ही बात करो, मोदी को दरकिनार करो। हम सब भारतीय हैं। चलिए, नोकझोंक राजनीति में चलती रहेगी, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे, मगर जब चंद्रयान चंद्र में पहुंचा, भारत के ध्वजा के साथ पहुंचा, तो हर भारतीय का छाती चौड़ा हुआ है, गर्व से चौड़ा हुआ है। उस समय वो छाती भाजपा का नहीं या कांग्रेस का नहीं। मैं आज इस विषय में, इतने विराट विषय में, जब पूरा विश्व हिंदुस्तान को वाह वाह कर रहा है, हिंदुस्तान को कांग्रेचुलेट कर रहा है, शाबाशी दे रहा है हिंदुस्तान को, आज मैं एक प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक साधारण भारतीय के रूप में कहूंगा, लेट्स नॉट फाइट टुडे। आज का दिन लड़ाई का दिन नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मानो मोदी को टारगेट करने के लिए ही पूरी पटकथा लिखी गई थी। यह काम बुधवार को भी हुआ, गुरुवार को भी हुआ। ब्रिक्स में मोदी ने पानी की बोतल खोलने की कोशिश की तो कांग्रेस के इकोसिस्टम ने चंद सेकंड्स का फ्रेम वायरल कराकर यह फैलाना शुरू कर दिया कि यह देखो, विश्व गुरु तो पानी की बोतल तक नहीं खोल सकता, वो चंद्रयान 3 को चांद तक कैसे पहुंचा सकता है। ब्रिक्स समिट के लिए सारे राष्ट्राध्यक्ष निकले तो कांग्रेस के हैंडल्स ने यह पोस्टर घुमाना शुरू कर दिया कि यह देखो, विश्व गुरु तो पीछे रह गए। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों पोस्ट ट्विटर पर मौजूद हैं। ताबड़तोड़ झूठ की बरसात होने लगी। यह तक कहा गया कि मोदी सरकार ने इसरो का सालाना बजट कम कर दिया। यह भी अफवाह फैलाई गई कि मोदी ने चंद्रयान 3 भेजने वालों की सैलरी तक रोक ली। इसमें तो वैज्ञानिकों का योगदान है, वैज्ञानिकों का ही योगदान रहा है और उनको हम धन्यवाद देते हैं। वो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं और उनका जो काम रहा है, देश का नाम ऊंचा किया है, तो उनको सलूट। कहा जा रहा है वाजपेयी जी और मोदी जी नहीं सबसे ज्यादा इसमें, ये लोग कह रहे हैं, इन लोग किया। अरे मोदी जी ने तो इसरो का बजट ही घटा दिया, क्या बात करते हैं। जिन लोगों का काम ही इन दिनों मोदी के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाने का है, सच छिपाने का है, वो लोग ही क्रेडिट वाले गैंग का हिस्सा हैं। और ऐसे लोगों को आज इसरो के चेयरमैन की बातें कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। एक सवाल ये कि क्या कभी इसरो को बजट कंस्ट्रेंट्स भी हुए हैं, क्योंकि कई बार अखबार में आता है कि कोई बजट घट गया, बजट कंस्ट्रेन है, विपक्षी दल अक्सर इस बात की बात करते हैं। तो क्या कभी चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 या फिर आदित्य या गगनयान, कभी इसरो को बजट कंस्ट्रेन हुए, पैसे की कमी हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। जो हमने जो पैसे मांगा सब मिला। हमारा ये डिजाइन ऐसे, हम ज्यादा पैसा नहीं मांगते, जो पैसा है उससे क्या अच्छी तरह काम करें, ये हमारा सोच विचार है। तो हमको कई पैसे की कमी नहीं होता। सो हमको जो ये चंद्रयान 3 मिशन जो नए रॉकेट बना के लॉन्च कर रहे हैं, तो जो और ज्यादा खर्चा होगा। सो इसलिए हमने जो सोच विचार किया, सो हम जो किया, सो हम गो स्लोली, जो 40 दिन देकर हम जाएं, कुछ नहीं। स्टडी विंस द रेस। मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर इस्तेमाल की गई भाषा से यह तो क्लियर है कि कौन क्रेडिट ले रहा है। और तय मानिए, मोदी पर टारगेटेड अटैक अभी रुकेगा नहीं। चंद्रयान 3 का रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर रहेगा। तस्वीरों के आने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर भारत में मौजूद मोदी के विरोधी बेकाबू हो गए हैं, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। चंद्रयान ऐतिहासिक एक सफलता है इस देश की। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की। मंगलयान, चंद्रयान, ये सब मोदी जी के कार्यकाल में वहां पर जो बजट है बढ़ाया गया, वहां जो उनकी सुविधाएं थी उनकी पूरी हुई। विश्व में हमारा नाम हो रहा है, पहले से बहुत ज्यादा सैटेलाइट हो रहे हैं। इस प्रकार के काम हो रहे हैं क्योंकि सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है, सरकार उन्हें एक प्रकार से उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर रही है और साथ खड़ी है। और ये मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। मोदी जी स्वयं वो इस बात को देख रहे कि हमारे वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ राजनीतिक दल क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद नहीं करते, तो बस इस प्रकार की बातें करते। तो मुझे लगता है इस प्रकार की जो सोच है उनकी, वो जनता के सामने है और जनता इन बातों को देखकर वोट देगी। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में तो नॉन स्टॉप मोदी की लीडरशिप की
वाहवाही हो रही है। सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि बैक इन 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर, चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफ़ा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल विच इज़ सो मच बिग न्यूज़। मेरे दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ नहीं कर रही थी। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही हैं कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। तो ये एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो एक नेशन का जो है ना वो बिल्ड करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फायदा होता है कि आपकी रिसर्च के लिए फायदा होता है। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि आपका सॉफ्ट इमेज जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो एक पोर्ट्री होता है कि आप किस तरह से रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एज अ नेशन जो है ना वो किस तरह से। मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी जो 2019 में भारत के मिशन का मजाक उड़ा रहे थे, वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले और लैंडिंग के बाद भी भारत की ही वाहवाही कर रहे हैं। मोदी मोदी ही कर रहे हैं और यही सेंटिमेंट पूरे पाकिस्तान का है। हमारे बच्चे जो है वो सीखेंगे, जबरदस्त, हमें थोड़ी सी शर्म भी आएगी। ठीक हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो अच्छा, लेकिन ये है कि जब चंद्रयान 2 था तब तो यही फवाद साहब थे जो मीम्स बना रहे थे या जो बात कर रहे थे कि इंडिया ने इतने पैसे ऐसे ही लगा दिए चांद पे जाने। पॉलिटिशियन जो होता है ना वो जब ये हुकूमत में होते हैं कुछ और बयान होते हैं, जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं फिर ये आपको पता है ये डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं सियासतदान। ठीक है, इनका एक मौकफ नहीं होता। तो आप वैसे मून के हवाले से या मिशन मून या टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुँच जानी है, इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने। ठीक हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा अंतरिक्ष महाशक्ति के लिस्ट में ऊपर उठता भारत। CNN ने लिखा वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति मजबूत। बिल्कुल यही टोन, ऐसी ही हेडलाइन पाकिस्तान के कई बड़े अखबारों और न्यूज पोर्टल्स ने भी दी। क्रेडिट मोदी की लीडरशिप को दिया गया। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को परखना और दर्शाना था। भारत इस मकसद में कामयाब हो चुका है। अब चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं और नए मिशन पर लग गए हैं। पाकिस्तान जैसे देशों में भी लोग अब सोच रहे हैं कि इन 14 दिनों में भारत और कौन कौन से बड़े मुकाम हासिल करेगा। सर यकीन करें कि जिस पल का हमें इंतजार था वो पल हमारी दुआएं रंग ले आई। चंद्रयान सर कामयाब हो गया, सर लैंड कर गया, तिरंगा लहरा दिया भाई, तिरंगा चला गया चांद पे। मुजम्मिल की हार्ट बीट ना ये होती थी जब भी चंद्रयान 3 पे मुजम्मिल बात करते थे, मुजम्मिल कुरैशी। काशिफ भाई ये लैंड कर गया, लव यू इसरो। यकीन करें कि जब ये न्यूज आई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता है मुझे वो दौर याद आया जब ब्रिटेन हमें कहा करते थे एक कुत्ते इस तरह करके कहा करते थे। आज दे आर नॉट, ब्रिटेन नहीं पहुंचे, आज तो वी इंडियंस। हिंदुस्तान के बच्चों ने बचपन में मासूमियत से अपना हाथ चांद की ओर बढ़ाया। हिंदुस्तान के
हिंदुस्तान के बच्चों ने बचपन में मासूमियत से अपना हाथ चांद की ओर बढ़ाया। हिंदुस्तानी कौम के इत्तेहाद, मेहनत, यकीन, जिद्दोजहद और बुलंद हौसला से मोदी सरकार ने तिरंगा चांद पे लहराया। ओए होए होए, क्या बात है, जबरदस्त। संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी कौम के ख्वाबों का मजाक उड़ाते। संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी कौम के ख्वाबों का मजाक उड़ाते। आज इसरो की कामयाबी पर हैं अजीत दोवल श्री जी के गीत गाते। क्या बात है सर, जबरदस्त। वक्त की धारा देखो, वक्त की धारा देखो, हिंदुस्तानी अपने जीत से सितारों को भी पीछे और नीचे छोड़ा है। ओए यार, वाकई में ही वक्त की धारा देखो, हिंदुस्तानी अपनी जीत से सितारों को भी पीछे और नीचे छोड़ा है। आज हिंदुस्तानी कौम के सपूत संसार में राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और अमित शाह जैसे रोशन कहलाए। जबरदस्त, क्या बात है सर, क्या लफ्ज चुन चुन के लिखे। खुशबूदार हवाओं ने फूलों को छूकर तिरंगा को चूम 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 कर पुकारा, हिंदुस्तान ये चांद अब तुम्हारा। क्या बात है सर, जबरदस्त। यस, हिंदुस्तानी कौम का ईमान पुकारा, आइंदा भी मोदी जी वजीर आजम हमारा। हाय क्या लफ्ज लिखे सर, यकीन करें कि एक लफ्ज के साथ साथ मेरे अंदर की जज्बात ईमान ईमान पुकारा है। पहाड़ों पर क्या हो रहा है? जो घर 20-20 बरसों से बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े थे, अचानक से कुछ सेकंड में कैसे भरभरा कर गिर जाते हैं। एक घर नहीं, 7-7 घर एक साथ धराशायी हो जाते हैं। जुलाई में जो हुआ वो लगा कि बारिश की वजह से हुआ है। अगस्त के पहले हफ्ते में हुआ तो लोगों ने इसे भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं। अब अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो हो रहा है, तीसरे हफ्ते में हो रहा है, चौथे हफ्ते में हो रहा है, लग रहा है कि ये रुक ही नहीं रहा। यह कोई ऐसा सिग्नल है जिसको अगर अभी नहीं रोका गया या पढ़ा गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा हो। जैसे सुनिए, वरना तबाही तय है, और बचा सकें तो बचा लीजिए। जिस तरह से पहाड़ धंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुल्लू खत्म है। जिस तरह से पहाड़ों में दरार पड़ रही है, ऐसा लग रहा है शिमला खत्म है। जिस तरह से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मंडी खत्म है। यकीन मानिए, इस वक्त पहाड़ पर जिसका घर है उसके भीतर बहुत डर है। हालत यह है कि बारिश से नहीं, पहाड़ में घर होने से डर लग रहा है। पहाड़ धंस रहा है, मकान गिर रहा है। हिमाचल में तो इस साल ऐसा ही हो रहा है। कुल्लू का आनी बस स्टैंड, वक्त सुबह के 9:30 बजे। कुल्लू का ये बिजी इलाका है। पहाड़ पर कई इमारतें बनी हुई हैं, होटल हैं, घर हैं, बैंक हैं, दुकानें हैं। सुबह अचानक से पहाड़ दरका और महज 20 सेकंड के भीतर 7 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बहुमंजिला इमारतें जो हैं, ये किस तरह से ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे गिरी हैं। ये आपको सामने, अगर मैं घर देखूं जो अभी हल्का डैमेज आपको नजर आएगा, एक दरवाजा उसका सामने खुला हुआ है, उसका जो ऊपर छज्जा है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है और ये भी गिरने की कगार पर है, पूरी तरह से डैमेज जो है वो हो चुका है। और उसके बाद वो सामने आप बिल्डिंग, पहले ये वाली बिल्डिंग गिरती है,
ये सामने आप देख सकते हैं, ये पहले बिल्डिंग नीचे गिरती है, उसके बाद इसके साथ ही वो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो सामने से पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो जाती है। और अभी इसके साथ ही एक स्ट्रक्चर जो है अभी खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है, वो भी पूरी तरह से गिरने की कगार पर है, कभी भी उसको गिर सकता है। ये प्रशासन का ये कहना कि हो सकता है उसको हम खुद ही गिराएंगे, नहीं तो वो और ज्यादा नुकसान हुआ है वो कर सकता है। उसके बाद ये वाली बिल्डिंग आप सामने, अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं बीच में, तो यहाँ पर आपको पेड़ नजर आ रहा है, यहाँ से बिल्डिंग एक और नीचे गिरती है और ये पिलर आपको नजर आएंगे सिर्फ यहाँ पर आपको देख सकते हैं सीमेंटेड पिलर हैं और वो सामने आप देखेंगे घर तो पूरी हवा में इस समय लटक रहा है। ये बड़ा ही खतरनाक इस समय आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बारिश दोबारा होती है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है जो पूरा नीचे आ गिरेगा। इन 7 इमारतों में 3 मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग थी, 4 रिहायशी घर थे, लेकिन न कमाने का साधन दुकानें बची और न ही रहने के लिए घर बचा। यहाँ बहुत बड़ी मार्केट थी, यहाँ पर अपने जो सेब की दवाई की दुकान वो थी और जो सारे यहाँ पर क्या नाम अपने किराने की दुकानें थी और पूरी दुकान यहाँ पर और पूरी मार्केट यहाँ थी। ऊपर घर थे, ऊपर लोगों के मकान थे। अच्छा, नीचे उनकी दुकानें? हाँ, उनकी दुकानें थी इसमें। यहाँ पर ये बिल्डिंग नई थी यहाँ पर बनी हुई। तो उसके बाद अपने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है अपने मिश्रा जी का था, वो भी नुकसान उसको हो गया। लेकिन जो ऊपर हमारे बहुत कोई गरीब आदमी थे उनके तो सारे जितने मकान तो सारे चले गए वो। बस गनीमत ये थी कि खतरे को पहले ही भांप लिया गया, लोगों को घरों से निकाल लिया गया, इसलिए बहुत से लोगों की जान बच गई। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश से आनी इलाके के पहाड़ कमजोर हो गए, पानी रिस रहा है जिसकी वजह से इन मकानों में दरार पड़ गई। 7 से 11 जुलाई के बीच की भारी बारिश में ही दरारें दिखने लगी थी। बिल्डिंग मालिकों को मकान खाली करने के नोटिस दे दिए गए थे। अब दोबारा जब बारिश का अलर्ट आया और जब बारिश होनी शुरू हुई तो प्रशासन ने इसे खतरनाक बताकर लोगों को 3 दिन पहले ही हटा दिया। अंदेशा सही साबित हुआ। सुबह सुबह ही आनी बस स्टैंड के सामने खड़ी 7 बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 और बिल्डिंग की पोजीशन बदल गई है जो कभी भी जमींदोज हो सकती है। इसके अलावा 3 और बिल्डिंग पर खतरा बरकरार है। यहाँ पे करीब 8 बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी हैं। 2 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें पार्शियल या सिवियर नुकसान हुआ है, लेकिन इसके अलावा करीब 30-35 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको अभी खतरा है, खतरे की जद में है, जिनको भविष्य में नुकसान हो सकता है। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि लोकल प्रशासन ने समय रहते जो खतरे में जो बिल्डिंग्स थी उनमें जो भी ऑक्यूपेंट्स थे उनको इवैक्यूएट करवा दिया था, खाली करवा दिया था, तो देयर इज नो ह्यूमन लॉस। दहशत का मंजर कैसा था? इन 6 कैमरों में वो खौफ कैद हुआ है। सिर्फ 20 सेकंड में 7 इमारत तबाह हो गई। कैमरे के इस एंगल से देखिए, जोर से आवाज आई और लोग इधर उधर भागने लगे। चंद सेकंड में मकान जमींदोज हो गए। धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। मलबा इतनी दूर तक फैला कि कुछ लोग तो बाल बाल बचे। जब यह मकान गिर रहे थे, सामने हिमाचल रोडवेज की बसें खड़ी थी। जैसे ही बिल्डिंग गिरी, ड्राइवर कंडक्टर बसों को छोड़कर भागने लगे। इस खौफनाक मंजर को समझना है तो इस एंगल से रिकॉर्ड किए गए इस विजुअल से समझिए। ये देखिए, आनी बस स्टैंड में जो यात्री बसों से जाने वाले थे, बिल्डिंग जब गिरने लगी तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जिसको जो जगह मिली वो जान बचाने के लिए भागने लगा। कई लोग भागने के चक्कर में ऊंचाई से गिर गए। उस वक्त आलम कैसा था, खुद इस चश्मदीद से सुनिए। कम से कम यहाँ हफ्ता पहले इनको खाली करने का निर्देश दी थी कि इनको खाली कर दो। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं थे। जैसे कल बारिश हुई उसके बाद सुबह को 9:30 बजे पहले ऊपर से साइड हुआ, उसके बाद नीचे बिल्डिंग बह गई इसमें।
पहले सबसे पहले ऊपर स्लाइड हुआ, पहले ऊपर वाली जो ऊपर वाली बिल्डिंग बनी है पहले ऊपर से ये आया, उसके बावजूद जितनी बिल्डिंग फिर उस पर देगी, पहले ऊपर से जो बिल्डिंग है ना स्लाइड हुआ वो हुआ। तो यहाँ पे बैंक भी थे खुद दो? हाँ, यहाँ स्टेट बैंक थे, अपने केसीसी बैंक थे, वो 2 बैंक यहाँ पर थे। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पहाड़ ऐसे ही नहीं कमजोर हो रहे और भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी ने भी यही रिपोर्ट दी है, जिसमें अवैध निर्माण, नियमों की अनदेखी, सकरे मकान, पहाड़ पर हद से ज्यादा दबाव, खराब ड्रेनेज सिस्टम, पहाड़ों में नमी और मिट्टी का ढीला होना बताया गया है। विडंबना यह है कि मर्ज सबको पता है, इलाज भी सबको पता है, लेकिन सब मर्ज को लाइलाज होने देते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। पहाड़ों का दोहन होता है और पहाड़ कमजोर होते हैं। कुल्लू में 35 घरों में नोटिस लगा है, जो आज नहीं तो कल कभी भी गिर सकते हैं। आज सुबह 9:40 पर कुल्लू के आनी कस्बे में जो 8 इमारतें भरभरा कर गिरी, उसके बाद प्रशासन की भी नींद टूटी है। हालांकि प्रशासन ने पहले इन घरों को खाली करा दिया था, लेकिन अब खतरे को भांपते हुए अब जो बाकी घर हैं वहां पे कोई हानि ना हो, कोई जान माल की हानि ना हो, इसको देखते हुए अब यहाँ पर इस तरह के नोटिस जो हैं वो चस्पा दिए गए हैं। ये आप सामने एक चेतावनी का एक नोटिस देख रहे हैं, जिसमें बकायदा ये लिखा हुआ है कि श्री टेकराम पुत्र टलकूराम निवासी डगोटी को हिदायत दी जाती है कि मौसम बरसात में आपके मकान के साथ की जगह रहने हेतु असुरक्षित है, इसलिए इस भवन में रिहाइश करना व किसी भी प्रकार के कार्यकलाप करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि इस भवन में रिहाइश ना करें, इसे खाली करके सुरक्षित स्थान पर रहें। ये आप सामने देख रहे हैं तहसीलदार आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की तरफ से ये नोटिस लगा है। कुल्लू प्रशासन ने नोटिस लगा दिया है, लेकिन जब नियम अनदेखी कर इतने ऊंचे मकान बन रहे थे, घरों का स्ट्रक्चर पहाड़ों के हिसाब से सही नहीं था, 60 से 80 डिग्री के ढलान पर इमारतें खड़ी हो रही थीं, पहाड़ों की वर्टिकल कटिंग की जा रही थी, पहाड़ों के सीने में छेद किया जा रहा था, पहाड़ों को कमजोर किया जा रहा था, तब सिस्टम सोया हुआ था। यही सवाल जिनके घर पर नोटिस लगा है, जो लोग मकान खाली कर रहे हैं, वो सरकार से पूछ रहे हैं। खाली कर रहे हैं यहाँ से घर, और दर्दनाक दुर्घटना हुई है, और मैं तो यही समझता हूँ कि जो दुर्घटना हुई इसके पीछे भी प्रशासन का ही कसूर मानता हूँ, क्योंकि ये लैंड है हमारी, इससे नीचे लैंड एक बंदे की थी जिसका नाम प्रकाश वगैरह है, उन्होंने लैंड बेची थी, लैंड कहीं और जगह थी और सड़क नीचे थी और आगे ढांक था। जब ये कटाई हुई यहाँ पर, इन्होंने अपनी दुकानें सड़क के किनारे निकालनी चाहिए, तो ये जो हमारा एरिया आता है ना जी, तो जब इन्होंने नीचे से मशीनें लाई, कटाई करवाई और बहुत बड़ा ढांक बन गया, इन्होंने अपने ताजमहल खड़े कर दिए।